अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त का अर्थ और सार्वजनिक वित्त की प्रकृति। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सार्वजनिक वित्त किसे कहते हैं? सार्वजनिक वित्त का अर्थ, सार्वजनिक वित्त दो शब्दों से मिलकर बना है। पब्लिक का अर्थ है जन समूह या व्यक्तियों के समूह से है, जबकि फाइनेंस का अर्थ है वित्त या वित्त व्यवस्था, क्योंकि यहाँ जन समूह का अर्थ सरकारी अधिकारियों से लगाया जाता है, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला बोर्ड, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों का समावेश होता है। इन संस्थाओं की आय व्यय संबंधी क्रियाओं को ही सार्वजनिक वित्त की संज्ञा दी जाती है। पब्लिक फाइनेंस जो है ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक का मतलब होता है जन समूह या व्यक्तियों का समूह, और फाइनेंस का अर्थ है वित्त व्यवस्था से। तो इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है कि जो ये सरकारी अधिकारी हैं, चाहे केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट की बात करें कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जिला बोर्ड, इनके आय व्यय संबंधी क्रियाओं को सार्वजनिक वित्त की संज्ञा दी जाती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ राज्य की आर्थिक क्रियाओं तथा दायित्वों में वृद्धि होने से, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे राज्य की आर्थिक क्रियाओं और दायित्वों में वृद्धि होने से सार्वजनिक वित्त का अर्थ में भी परिवर्तन की झलक विभिन्न परिभाषाओं में मिलती है। ये जो सार्वजनिक वित्त का अर्थ है ये भी परिवर्तित हुआ है और इसकी झलक हमें विभिन्न परिभाषाओं में मिलती है। आइए देखते हैं अलग अलग डेफिनेशंस। सार्वजनिक वित्त का अभिप्राय है राज्य की वित्तीय व्यवस्था की विज्ञान तथा कला से है। राज्य की वित्त व्यवस्था की जो साइंस है और जो आर्ट्स है उसका मतलब क्या है? सार्वजनिक वित्त। एक फ्रेंडली शिराज अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं की आय प्राप्ति तथा व्यय से संबंध सिद्धांतों का अध्ययन है। जो राजस्व है वो सार्वजनिक संस्थाओं की आय प्राप्ति तथा व्यय से संबंध सिद्धांतों का अध्ययन है। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त या राजस्व उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच की सीमा रेखा पर स्थित है। डॉक्टर डाल्टन कहते हैं कि सार्वजनिक वित्त या राजस्व उन विषयों में से एक है, उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच की सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक संस्थाओं की आय व्यय और उसकी पारस्परिक समायोजन से है। इसका रिलेशन किससे है? लोक संस्थाओं की आय व्यय और उनकी पारस्परिक समायोजन से है। तो ये थी पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त के अंग, इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस राज्य द्वारा आय प्राप्त करने तथा उसको व्यय करने की क्रियाओं का स्वरूप अथवा सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि स्पष्टता की दृष्टि से इसके जो सार्वजनिक वित्त के अंग, इसको 6 भागों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार है। पहला है सार्वजनिक व्यय। यह राजस्व का प्रमुख अंग है जिसमें सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं के व्यय की मात्रा मध्य प्राथमिकता सिद्धांत तय किए जाते हैं। राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसमें क्या करते हैं, सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं की व्यय की मात्रा मध्य कितनी है, प्राथमिकता सिद्धांत तय किए जाते हैं। जिस प्रकार उपभोग मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है, जिस प्रकार उपभोग जो है वो मनुष्य की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसका आदि और अंत है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय में भी लोक प्रशासन का उद्देश्य प्रतिबिंबित होते हैं। और उसी तरह से जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसमें भी लोक प्रशासन के जो उद्देश्य हैं वो प्रतिबिंबित होते हैं। नंबर 2 है सार्वजनिक आय, इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू। व्यय की राशि का निर्धारण करने के बाद शासन अधिकारी, जो शासनाधिकारी है, को व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक व पर्याप्त साधन जुटाने की समस्या आती है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि कितने अमाउंट में हमें एक्सपेंडिचर करना है, तो एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। तो जो शासनाधिकारी होता है उसको रेवेन्यू जुटाने की समस्या आती है। करारोपण के सिद्धांत और उनकी समस्याओं का अध्ययन इसी भाग में किया जाता है।
करारोपण के कितने प्रिंसिपल्स हैं और उसकी समस्याओं का अध्ययन जो है वो इसी भाग में किया जाता है। इससे व्यय की पूर्ति के लिए आय जुटाने की व्यवस्था की जाती है। जितना भी व्यय है उसकी पूर्ति के लिए इनकम जुटाने की व्यवस्था की जाती है। सार्वजनिक ऋण। थर्ड है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट। सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक व्यय की अधिकता और आगम की न्यूनता से, व्यय तो है ज़्यादा और रेवेन्यू है कम, व्यय की तो है अधिकता और आगम की है न्यूनता से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। क्या होता है? डेट की आवश्यकता पड़ती है। इस विभाग में सार्वजनिक संस्थाओं तथा सरकार को कब, कितना और किन कार्यों के लिए ऋण लेना चाहिए। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और किन कार्यों के लिए ऋण लेना चाहिए, ऋण की अवधि, ऋण के प्रभाव, ऋण कहाँ से लिया जाए, ऋण की अवधि कितनी रहेगी, ऋण के प्रभाव क्या रहेंगे और ऋण कहाँ से लिया जाए, उसका भुगतान कैसे होगा, आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है? सार्वजनिक वित्त के अंग हैं। किस किस कौन कौन से इससे हम अध्ययन करते हैं। पहले हमने पढ़ा सार्वजनिक व्यय, दूसरा हमने पढ़ा कि व्यय करने के लिए हमें क्या चाहिए, आगम चाहिए, तो शासनाधिकारी देखते हैं कि आगम के रिसोर्सेज क्या हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर व्यय और आय में अंतर है तो हम ऋण लेते हैं। तो इस विभाग में हम ये अध्ययन करते हैं कि कितना ऋण लें, किन कार्यों के लिए ऋण लें, ऋण की अवधि क्या होगी, ऋण के प्रभाव क्या होंगी, ऋण कहाँ से लिया जाएगा, भुगतान कैसे होगा। ये सब बातें इस जो अंग है उसमें हम अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है सार्वजनिक ऋण। नंबर 4, वित्तीय शासन। सार्वजनिक व्यय, आय तथा ऋणों आदि के यथोचित प्रबंध तथा नियंत्रण की क्रिया को वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय हो, आय हो, ऋणों की यथोचित प्रबंध, उचित रूप से जब प्रबंध होता है तो नियंत्रण की क्रिया को वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। वित्तीय प्रशासन में 2 बातों का समावेश होता है, बजट बनाना और लेखा परीक्षण। बजट बनाना एक तो, और दूसरा है लेखा परीक्षण। प्रत्येक राज्य में एक बजट विभाग होता है जो आगामी वर्ष का बजट तैयार करने तथा स्वीकृत पदों का नियमित हिसाब किताब रखने की व्यवस्था करता है। प्रत्येक राज्य का एक बजट होता है जो आगामी वर्ष का बजट तैयार करने, जो आगामी वर्ष जो होता है उसका बजट तैयार करता है और स्वीकृत पदों का नियमित हिसाब किताब रखने की व्यवस्था करता है। क्या होता है? वित्तीय प्रशासन। नेक्स्ट है आर्थिक संतुलन। सार्वजनिक वित्त के इस अंग के अंतर्गत आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीतियों का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक वित्त के ये जो अंग है इसके अंतर्गत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर लेके आनी है तो हमें क्या करना है? फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करना है। फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। इसका महत्व 1930 की आर्थिक मंदी के बाद हुआ। राजकोषीय नीति उपभोग उत्पादन की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, ये उपभोग और उत्पादन की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मूल्यों तथा विनिमय दर में स्थायित्व, वितरण में न्याय, पूर्ण रोजगार से अर्थव्यवस्था में स्थिरता का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट है संघीय वित्त। विश्व के जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे देशों में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त संसाधनों का बंटवारा और उनके पारस्परिक वित्तीय संबंध का अध्ययन इस भाग में किया जाता है। तो ये 6 अंग हैं किसके? सार्वजनिक वित्त के। पहला है सार्वजनिक व्यय, दूसरा है सार्वजनिक आय, तीसरा है सार्वजनिक ऋण, चौथा है वित्तीय प्रशासन, जिसमें हम सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋणों की यथोचित प्रबंध, उनका उचित प्रबंध हो और नियंत्रण हो, इसके लिए अध्ययन करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। फिफ्थ है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति के प्रयोगों का अध्ययन होता है कि कैसे हम फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ला सकते हैं। इस अंक का जो महत्व है वो 1930 की आर्थिक मंदी के बाद हुआ। राजकोषीय नीति उपभोग उत्पादन की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। फिर है संघीय वित्त, फेडरल फाइनेंस। विश्व की जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है, जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ,
ऐसे देशों में केंद्र तथा राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कैसे होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनकी फाइनेंशियल रिलेशन कैसे हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ये है सार्वजनिक वित्त के अंग। हमने पहले पढ़ा सार्वजनिक वित्त किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस कौन से हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।